दोस्तों अगर मैं आपसे पूछूं कि आज आप किस फोन में इस वीडियो को देख रहे हैं, एंड्रॉयड या आईफोन, तो आप में से ज्यादातर लोगों का आंसर होगा एंड्रॉयड। लेकिन यही सवाल अगर मैं 4 से 5 साल बाद पूछता हूं तो शायद आंसर इसका अपोजिट हो, क्योंकि धीरे धीरे अब मौसम ने अपना मिजाज बदलना शुरू कर दिया है। लाखों की संख्या में लोग एंड्रॉयड को छोड़ के आईफोन की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। जी हाँ, एंड्रॉयड की सबसे बड़ी राइवलरी पूरी दुनिया में आईफोन के साथ मानी जाती है। लेकिन कुछ समय से इस राइवलरी का जोश ठंडा पड़ रहा है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीसी और मैकबुक के साथ हुआ, क्योंकि मैकबुक अब कुछ कोडर्स की पसंद बनकर रह गया है, या फिर इसे वो लोग यूज करते हैं जिन्हें महंगी चीजें रखने का शौक हो। लेकिन स्मार्टफोन सेक्टर में कुछ और ही देखने को मिल रहा है। यकीन कर पाना थोड़ा मुश्किल है, पर पिछले 4 सालों में एंड्रॉयड का ग्लोबल मार्केट शेयर 8% डाउन हो चुका है। जुलाई 2018 में जहां एंड्रॉयड 77.3% के साथ मार्केट का लीडर बना हुआ था, वो जनवरी 2022 में 69.74% पर आ पहुंचा। अब 8% शायद आपको बहुत ज्यादा डिफरेंट साउंड ना कर रही हो, लेकिन ग्लोबल लेवल पर ये नंबर बहुत ही ज्यादा बड़ा है। आज से कुछ साल पहले की अगर बात करें तो एप्पल यूजर्स को एक आउटसाइडर की तरह देखा जाता था, लेकिन आज यही लोग मेजॉरिटी में हो रहे हैं। हैरानी की बात तो ये है यार, जिसके पास आईफोन नहीं होता उसे लड़कियां भी डेट करने से मना कर दे रही हैं। इवन स्नैपचैट और इंस्टाग्राम जैसे एप्लीकेशंस भी आईफोन के लिए बायस नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये आईफोन में एंड्रॉयड के मुकाबले ज्यादा स्मूथली रन होते हैं। आपको बता दें कि कुछ महीने पहले ब्लूमबर्ग ने अपने एक सर्वे में पाया था कि आज 79% यंगर इंडिविजुअल्स आईफोन को प्रेफर कर रहे हैं। ऐसे में एंड्रॉयड के फ्यूचर को लेकर एक बड़ा सवाल बना हुआ है। लेकिन आखिर स्मार्टफोन मार्केट में इतना बड़ा बदलाव आया कैसे? एंड्रॉयड से ऐसी कौन सी गलतियां हो रही हैं कि उसका यूजर बेस लगातार घटते ही जा रहा है? आइए डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। तो आखिर एंड्रॉयड कम्युनिटी के साथ हुआ क्या, इसे जानने से पहले हम 20 साल पीछे चलते हैं और देखते हैं कि इतनी बड़ी कम्युनिटी बनी कैसे। तो बात है अक्टूबर 2003 की, जब एंडी रूबिन, रिच माइनर, निक सीयर्स और क्रिस वाइट नाम के 4 दोस्तों ने मिलकर एंड्रॉयड को क्रिएट किया था। लेकिन उस समय का एंड्रॉयड ऐसा नहीं था जैसा आज हम इसके बारे में जानते हैं। इवन इसे स्मार्टफोन के लिए बनाया भी नहीं गया था, क्योंकि उस समय स्मार्टफोन जैसी कोई चीज मौजूद थी ही नहीं। एंड्रॉयड को बनाने का असली मकसद डिजिटल कैमरास को बेहतर बनाना था। लेकिन जल्दी उन्हें रियलाइज हुआ कि एक मार्केट ऐसी भी है जहां से अच्छी खासी अर्निंग की जा सकती है, और वो थी मोबाइल फोन इंडस्ट्री। ये रियलाइज होने के बाद इसके क्रिएटर्स ने सैमसंग, एचटीसी और इस तरह की और भी कई टेक कंपनीज के साथ बातचीत करना शुरू कर दिया, और इस नेगोशिएशन ने गूगल का ध्यान एंड्रॉयड की तरफ खींचा, जो उस वक्त सिर्फ 5 साल पुरानी कंपनी थी। गूगल ने इसे एक बड़ी अपॉर्चुनिटी की तरह देखा और 2005 में $50 मिलियन के बदले में एंड्रॉयड को खरीद लिया। गूगल के अंडर आने के बाद अब एंड्रॉयड के पास फंडिंग की कोई कमी नहीं थी। लेकिन अब प्रॉब्लम ये थी कि गूगल के हाथ में ऐसा कोई भी विनिंग प्रोडक्ट नहीं था जिसमें उसका यूज किया जा सके। एंड दोस्तों, इसी के चलते शुरुआत में एंड्रॉयड को फिजिकल कीबोर्ड्स और बिना टच स्क्रीन फंक्शनैलिटी वाले ब्लैकबेरी डिवाइसेस के लिए डेवलप किया जाने लगा। लेकिन दोस्तों, ये बात आईफोन के लॉन्च से पहले की है। जब एप्पल ने अपना पहला फोन मल्टी टच टेक्नोलॉजी के साथ लॉन्च किया, तो इसको देखकर गूगल ने अपने एंड्रॉयड फोन को फिजिकल कीबोर्ड्स के साथ लॉन्च करने का इरादा बदल दिया और उस प्रोजेक्ट को वहीं पर बंद करके नए सिरे से काम करना शुरू कर दिया। हालांकि फिर भी वे चाहते थे कि कुछ फंडामेंटल फंक्शंस को फिजिकल बटन्स के साथ ही ऑपरेट किया जाए, और यही वजह है कि स्टार्टिंग में सारे एंड्रॉयड फोन्स के निचले हिस्से में 3 बटन्स लगे होते थे। आईफोन की कॉपी करना स्टीव जॉब्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। हालांकि ये अपने आप में एक अलग स्टोरी है। अब एंड्रॉयड लॉन्च तो हो गया था, लेकिन उसकी शुरुआत उतनी धमाकेदार नहीं रही, क्योंकि आईफोन पहले से ही अपनी टॉप पोजीशन बनाने में लगा हुआ था। लेकिन साल 2010 के बाद इसने रॉकेट की स्पीड से पॉपुलैरिटी गेन की, और उसी दौरान इसका मार्केट शेयर 20% से बढ़कर 70% तक चला गया। अब दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि ये चमत्कार आखिर हुआ कैसे, तो आपको बता दें इसके पीछे 3 मेजर फैक्टर्स थे, जिसमें पहला है प्राइस। एंड्रॉयड की बात करें तो ये आईफोन के कंपेयर में बहुत ही चीप प्राइस पर अवेलेबल था। एंड्रॉयड फोन्स की स्टार्टिंग प्राइस जहां 5 से 6 हजार रुपए थी, वहीं आईफोन के लिए आपको 40 से 60 हजार रुपए खर्च करने पड़ते थे। एंड्रॉयड फोन्स इतने कम प्राइस में आईफोन से बेटर स्पेक्स ऑफर कर रहा था। दोस्तों, एंड्रॉयड के ग्रोथ का सेकंड रीजन है इसकी परफॉर्मेंस। जब तक सैमसंग ने बेंचमार्क के साथ चीटिंग नहीं की थी और बदले में गीकबेंच ने उसे बैन नहीं किया था, उससे पहले इसे परफॉर्मेंस का किंग कहा जाता था। और ये कोई हैरानी की बात नहीं है। इसे समझने के लिए हम आईफोन 6 और सैमसंग गैलेक्सी S6 को ले लेते हैं। सैमसंग के पास 40% लार्जर बैटरी थी, लगभग 2 गुना हायर पिक्सल डेंसिटी थी, 3 गुना ज्यादा रैम था, 5 गुना ज्यादा CPU स्पीड और 2 गुना ज्यादा मेगापिक्सल के साथ कैमरा।
ऐसे में वो लोग जो स्पेक्स, प्राइस और परफॉर्मेंस इन तीनों के बेस पर डिसीजन लेते थे, उनके लिए आंख बंद करके एंड्रॉइड ही एक बेस्ट चॉइस था। इसके अलावा एंड्रॉइड में उनके पास कई ब्रांड्स को चुनने की आजादी थी, जैसे कि सैमसंग, गूगल, HTC एंड सो ऑन। वहीं अगर हम आईफोन पर नजर डालें तो आईफोन 6 से पहले उनके पास डिफरेंट स्क्रीन साइजेस भी अवेलेबल नहीं थे। आपको बस कलर के बेसिस पर फैसला लेना होता था कि कौन सा आईफोन खरीदना चाहिए। यहाँ तक कि कलर में भी दो ही ऑप्शन थे, या तो ब्लैक या फिर व्हाइट। वहीं एंड्रॉइड में आपको विजेट्स का एडवांटेज मिलता था। आप कुछ ही सेकंड में अपने फोन की बैटरी को रिप्लेस कर सकते थे और एडिशनल स्टोरेज भी ऐड कर सकते थे। एंड्रॉइड इस तरह के और भी कई बेहतरीन कस्टमाइजेशन ऑफर कर रहा था, जो एंड्रॉइड की पॉपुलैरिटी का तीसरा मेजर फैक्टर था। ऐसे में अगर हम इन सभी एडवांटेजेस को कंबाइन कर देखें तो ये कोई हैरानी की बात नहीं होगी कि एंड्रॉइड्स को इतने कम समय में इतनी ज्यादा सफलता कैसे मिली। लेकिन अफसोस कि ये फैक्टर्स आज 2023 में उतना इफेक्टिव नहीं रहे जितना कि कुछ साल पहले हुआ करते थे। लेकिन क्यों? एंड्रॉइड कम्युनिटी के साथ आखिर हुआ क्या, और क्या ये अब इन फैक्टर्स के बेसिस पर स्मार्टफोन का सिलेक्शन नहीं करते? दोस्तों, मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्योंकि आज भी लोग सही प्राइस और परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। दरअसल बात यह है कि एंड्रॉइड अब इन फैक्टर्स में वो कुछ भी ऑफर नहीं कर रहा, वहीं आईफोन खुद को कस्टमर्स के हिसाब से बदल रहा है। प्राइस की बात करें तो सैमसंग गैलेक्सी S का लॉन्च प्राइस 17,699 रुपए था। वहीं आईफोन 4 का 16GB वेरिएंट 34,500 और 32GB वेरिएंट 40,900 रुपए का था। यानी 1 डिकेड पहले एंड्रॉइड और आईफोन के प्राइस में जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन आज चीजें बिल्कुल बदल चुकी हैं। फॉर एग्जाम्पल सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा को देखें तो इसका लॉन्च प्राइस 1,24,990 रुपए था। वहीं सेम ईयर आईफोन 14 प्रो मैक्स 1,27,999 रुपए के प्राइस पर लॉन्च हुआ था। इन दोनों स्मार्टफोन्स में मात्र 3,000 का डिफरेंस है, जो बहुत ज्यादा नहीं है। दोस्तों, प्राइस के मामले में यूएसए में एंड्रॉइड ने आईफोन को काफी ज्यादा पीछे छोड़ दिया है, क्योंकि बाकी देशों की तुलना में अमेरिका के अंदर आईफोन थोड़े सस्ते मिलते हैं। दोस्तों, यहाँ पर हम फ्लैगशिप सेगमेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि एप्पल एंट्री लेवल या मिड रेंज फोन बनाता ही नहीं। अब क्योंकि यूएस में आईफोन्स फ्लैगशिप स्मार्टफोन के मुकाबले ज्यादा सस्ते मिलते हैं, इसलिए वहाँ के लोग आईफोन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। इवन गूगल पिक्सल 7 है, जिसे एक बजट स्मार्टफोन की तरह देखा जाता है, उसकी स्टार्टिंग प्राइस भी 31,499 रुपए है, जो भारत के करोड़ों लोगों के बजट से बाहर है। अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि प्राइस तो आईफोन का भी हर साल बढ़ ही रहा है, और ये कम्प्लीटली सच भी है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत बड़ा कैच है। एप्पल अपने फोन के प्राइस को बढ़ाकर भी अपने करंट कस्टमर्स को नहीं खोता, बल्कि ये अपने फोन को ज्यादा अपीलिंग और स्पेशल बनाने का काम करता है, जिससे लोग दूसरे ब्रांड में जाने की जगह उसे आईफोन में ही अपग्रेड कर लेते हैं। लेकिन वहीं जब कोई एंड्रॉइड फोन अपनी प्राइस को बढ़ाता है तो ऐसे में उसे इंटरनल कंपटीशन का सामना करना पड़ता है कि कहीं लोग उस ब्रांड को छोड़कर किसी दूसरे ब्रांड पर ना स्विच कर जाएं। क्योंकि जब भी कोई एंड्रॉइड यूजर देखता है कि सैमसंग का ये फोन तो आईफोन से भी ज्यादा महंगा है, तो इसको देखकर वो ये नहीं कहता कि वाह, सैमसंग ने अपने फोन की क्वालिटी को अच्छा कर लिया, बल्कि वो ये कहता है कि यार ये तो आईफोन से भी ज्यादा महंगा है, इसे खरीदने से अच्छा है कि आईफोन ही क्यों ना ले लें। अब एप्पल के बारे में भी हम अक्सर सुनते आ रहे हैं कि ये अपने फ्लैगशिप के लिए पहले से कहीं ज्यादा चार्ज कर रहा है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि फ्लैगशिप फोन्स एवरेज पर्सन के लिए नहीं होता, बल्कि इसे उन खास लोगों के लिए बनाया जाता है जो हर कीमत पर बेस्ट चाहते हैं। और रही बात आम लोगों की, तो उसके लिए एप्पल ने अपने पुराने फोन्स की कीमत को काफी हद तक घटाया हुआ है, जो कार्ड डिस्काउंट ऐड करके 28,000 रुपए से शुरू हो जाते हैं। ऐसे में जब एंड्रॉइड महंगा होता जा रहा है और एक 2 साल पुराने आईफोन मॉडल बहुत ही कम प्राइस पर मिल रहे हो, तो आईफोन और एंड्रॉइड को चुनने के लिए अब प्राइसिंग एक मेजर फैक्टर नहीं रहा। लेकिन दोस्तों, ये केवल प्राइसिंग ही नहीं है जहां एंड्रॉइड चूक चुका है, बल्कि परफॉर्मेंस में भी ये आईफोन से पीछे होता नजर आ रहा है। ऑन पेपर आज भी बहुत से एंड्रॉइड फोन्स अच्छी बैटरी, पावरफुल प्रोसेसर, ज्यादा रैम और कई कमाल की स्पेक्स के साथ आते हैं, लेकिन इन सभी स्पेक्स का रियल वर्ल्ड परफॉर्मेंस में कोई खास एडवांटेज नहीं मिलता। वहीं एप्पल ने अपने हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को काफी हद तक ऑप्टिमाइज कर लिया है, इसलिए भले ही पेपर पर उसके स्पेक्स इतने खास नजर नहीं आते हों, लेकिन रियलिटी में आईफोन की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा बेहतर है। एग्जाम्पल के लिए हम सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा और आईफोन 14 प्रो मैक्स को ले लेते हैं, तो गीकबेंच पर S23 अल्ट्रा का सिंगल कोर स्कोर है 1877 पॉइंट और मल्टी कोर स्कोर है 4968 पॉइंट। वहीं 14 प्रो मैक्स का सिंगल कोर स्कोर है 2516 पॉइंट और मल्टी कोर स्कोर है 6351 पॉइंट। इनफैक्ट आज टॉप 20 स्कोरिंग मोबाइल डिवाइसेस में सारे फोन्स एप्पल के ही हैं। ऐसे में दोस्तों, एंड्रॉइड को बाय करने का अब परफॉर्मेंस भी कोई खास फैक्टर नहीं रहा। चलिए अब बात करते हैं कस्टमाइजेशन की, क्योंकि बहुत से लोगों के मन में ये आ रहा होगा कि कस्टमाइजेशन के मामले में एंड्रॉइड एप्पल से बेटर है।
दोस्तों बात बिल्कुल सही है, लेकिन ये भी अब पहले के मुकाबले काफी ज्यादा कम हो गया है, क्योंकि अब एंड्रॉइड्स नॉन रिमूवेबल बैटरी के साथ आते हैं, जिसे आप आसानी से रिप्लेस नहीं कर सकते। और मैक्सिमम एंड्रॉइड फोन्स में तो आप अलग से SD कार्ड भी नहीं लगा सकते। इवन हेडफोन जैक का ऑप्शन भी एंड्रॉइड फोन से गायब होने लगा है। आज आप कई एंड्रॉइड फोन्स में एक चार्जर के अलावा अलग से कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। दोस्तों ऐसा करके कंपनीज को लगता है कि वो अपने ब्रांड को एप्पल के जैसा प्रीमियम दिखा रहे हैं, लेकिन हकीकत में उनका ये स्टेप उनके ग्लैमर को कम करता जा रहा है। अगर हम हार्डवेयर को इग्नोर करके सिर्फ सॉफ्टवेयर साइड की बात करें तो एंड्रॉइड सच में कस्टमाइजेबल है, लेकिन सिर्फ यही चीज उसको हीरो नहीं बना सकती, क्योंकि आईफोन भी अब कई तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शन प्रोवाइड कर रहा है। कई सालों के लगातार डिमांड के बाद आखिरकार एप्पल ने अपने यूजर्स की बात मान ली है और डार्क मोड, विजेट्स और डिफरेंट फॉन्ट जैसे कई तरह के कस्टमाइजेशन ऑप्शंस अब आईफोन में भी देखने को मिलता है। इसके अलावा एक और भी रीजन है जो एंड्रॉइड के डाउनफॉल को जस्टिफाई करता है, और वो है स्मार्टफोन का बढ़ता इंपॉर्टेंस। अगर हम 2010 से पहले की बात करें तो स्मार्टफोन एक बिल्कुल नया टूल था, वो भी केवल कॉल, ईमेल या फिर इंटरनेट को ब्राउज करने के लिए। उस वक्त लोग चीपेस्ट फोन की तलाश में रहते थे ताकि कम पैसे खर्च करके वो इन टास्क को पूरा कर सकें, और यही चीज उनके परचेजिंग डिसीजंस पर भी देखने को मिलती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से हमारी सोसाइटी के अंदर स्मार्टफोन का रोल अब पूरी तरह बदल गया है। स्मार्टफोन्स को अब एक ईमेल भेजने या फिर इंटरनेट ब्राउज करने वाले टूल के रूप में नहीं देखा जाता, बल्कि ये मॉडर्न सोसाइटी और इकोनॉमी के साथ एंगेज होने का एक जरूरी साधन बन गया है। इसलिए लोग अब मार्केट के सस्ते फोन्स की जगह फ्लैगशिप स्मार्टफोन को खरीदना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। अब वो एंजॉय करते हैं कि उनके आईफोन में आई मैसेज, फेस टाइम, इवन फोन कॉल्स कितना स्मूथली ऑपरेट हो रहा है। साथ ही आईफोन और बाकी के एप्पल टेक गैजेट्स के साथ जो इकोसिस्टम है उसे भी लोग खूब ज्यादा पसंद करते हैं। और सबसे बड़ी बात कि लोग आज अपने दोस्तों और सोसाइटी में आईफोन के साथ वैल्यूएबल और खास फील करते हैं। ऐसे में अगर हम इन सारी चीजों को कंबाइन कर दें तो हमें समझ आता है कि लोग एंड्रॉइड से दूरी क्यों बना रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, आने वाला समय एंड्रॉइड का है या आईफोन का? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी इसी तरह अगर आप जानना चाहते हैं कि कैसे अब सारे फोन्स केवल रिमूवेबल बैटरी के साथ आएंगे तो आई बटन पे क्लिक करके वीडियो को देख सकते हैं। बाकी आज के लिए बस इतना।